हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके लगभग 10-12 क्वेश्चन आते, 10-12 मार्क्स से क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन तो लगभग है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी की अरेंजमेंट कैसी। बॉडी के अरेंजमेंट का क्या मतलब है, सेलुलर लेवल अरेंजमेंट है, टिश्यू लेवल अरेंजमेंट है, या ऑर्गन लेवल अरेंजमेंट है, ठीक है। उसके बेसिस पे ही हम कैटेगराइज करते हैं कि कैसा उनके अंदर बॉडी सिस्टम प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर किसी के अंदर अपना सेलुलर लेवल अरेंजमेंट है या टिश्यू लेवल अरेंजमेंट है, तो मुझे पता है कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर मैं एक तरीके से मान के चलूंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स में ही प्रेजेंट होना चाहिए। जिसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ही सेल है, उसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट तो होगा नहीं। तो हाँ, उसके लिए कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमें पता है ये ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, और तीसरा ऑर्गन लेवल। अब सेलुलर लेवल में क्या होगा, सेलुलर लेवल में होगा कि बॉडी जो होगी उसके सेल्स लूज एग्रीगेट की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो बॉडी सेल्स आर प्रेजेंट इन लूज एग्रीगेट्स, ठीक है। लूज एग्रीगेट से क्या मतलब हो गया, लूज एग्रीगेट्स का मतलब होगा कि छोटे 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 कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, वो बस आपस में एक तरीके से अरेंज है वहां पे, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत अच्छी अरेंजमेंट नहीं, ठीक है। फिर वही सेल आगे चल के थोड़े से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं इनका टिश्यू लेवल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम को। और जब कई सारे टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन लेवल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि कई सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे ह्यूमन में सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, डाइजेशन के लिए स्टमक है, और इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं सेलुलर लेवल या बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स है उसके एग्जाम्पल की, किसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, तो मुझे एक ऑर्डर पता है। क्या पता है? कि सबसे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होने वाले वो पॉलीफेरा होने वाले हैं, और सबसे बड़े जो ऑर्गेनिज्म होने वाले वो होने वाले कॉर्डेट्स। अगर मैं सिर्फ इनवर्टिब्रेट की ही बात कर लूं तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी सबसे छोटे पॉलीफेरा होने वाले हैं और सबसे बड़े हेमिकॉर्डेटा होने वाले हैं, सबसे बड़े हेमिकॉर्डेटा होने वाले हैं। अब अगर मैं सेलुलर का एग्जांपल दे दूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना पॉलीफेरा, जिसको स्पॉन्ज भी कहते हैं कॉमन नेम में। अगर मैं ऑर्गन का एग्जांपल दूं तो ऑर्गन में मेरे एग्जांपल्स आ जाएंगे हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा से थोड़े ही अलग होते हैं क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। नोटोकॉर्ड नहीं होता तो इनको थोड़ा अलग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। उसकी बात करेंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो हमने कहा कि सबसे बड़े हेमिकॉर्डेटा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेमिकॉर्डेटा है, इसके एग्जाम्पल से कई सारे एग्जाम्पल है, हमने बस एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल के अंदर भी कई सारे होंगे, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, निडेरिया ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, अब आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होने के बाद हम आगे आते हैं सिमिट्री पे। अगर सिमिट्री की बात की जाए, सिमिट्री की बात की जाए तो सबके अंदर 3 प्लेन की सिमिट्री हो सकती है, ठीक है।
अब ये 3 टाइप के सिमेट्री का क्या मतलब? सिमेट्री वर्ड से ही मुझे पता चल रहा है कि मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि बॉडी को कितने प्लेन्स में अलग किया जा सकता है। तो इस प्लेन अरेंजमेंट के हिसाब से मुझे क्या पता चलता है कि बॉडी को या तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, या तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब एसिमेट्रिकल हो, ठीक है, या तो किसी भी एंगल से डिवाइड किया जा सकता। जब किसी भी एंगल से डिवाइड किया जा सकता है मतलब हो गया उनकी रेडियल सिमेट्री होगी। और या सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल हाफ, ठीक है, ये स्ट्रेट कट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल हाफ से कट किया जा सकता है तो सिमेट्री है, तो उसको कहा जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। लेटरल वर्ड ही मतलब है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कट है, ठीक है। अगर मैं कह दूं ट्रांसवर्स एक्सिस से कट कर रहे हो तो सिमेट्री नहीं मिलेगी, ओनली विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। तो सिमेट्री की बात करें तो 3 टाइप के हैं, कौन कौन से? पहले तो हो गए अपने एसिमेट्रिकल, दूसरे हो गए अपने रेडियल सिमेट्रिकल, और तीसरे हो गए अपने बायसिमेट्रिकल, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल दूं एसिमेट्रिकल के अंदर कौन आ जाते हैं, तो हमें पता है कि जो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वही एसिमेट्री फॉर्म कर रहे होंगे। तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म अपने कौन है? स्पंज, ठीक है। स्पॉन्ज ना कह के हम कह सकते हैं कि एक फैमिली है, फैमिली का नाम क्या है? पॉरीफेरा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एसिमेट्रिकल, तो तुम कह देना पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा के जितने भी लोग होने वाले हैं पॉरीफेरा किंगडम के, वो पॉरीफेरा फाइलम के, वो सारे के सारे एसिमेट्रिकल होंगे। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए 3 लोग, ठीक है, कौन कौन से? व्यू स्पॉन्जिला है, ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हो गए, स्पॉन्ज हो जाएंगे, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन फिलहाल हम 3 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब बेसिक सी बात क्या है कि अगर एसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल में कोई नाम देकर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो भी हमें कुछ खास ध्यान नहीं रखना है, बस याद रखना है उनकी फैमिली कौन सी है और फैमिली के एग्जाम्पल्स उठा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की बात कीजिए तो रेडियल सिमेट्री में हम क्या कहते हैं? दैट देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, द बॉडी कैन बी divided in equal parts with any half, ठीक है, with any half। क्या मतलब है? तो मतलब कुछ ऐसा है कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये एक ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल कर लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रेडियल सिमेट्री का। और अगर इसको मैं डिवाइड करना शुरू कर दूं तो मैंने कहा इस एक्सिस से डिवाइड कर लेते हैं। अगर इस एक्सिस डिवाइड किया तो इधर वाला हाफ इधर वाला हाफ बिल्कुल सेम है। मैंने कहा इस एक्सिस से डिवाइड कर लेते हैं, इस एक्सिस डिवाइड किया, इधर वाला हाफ बिल्कुल सेम है। मैंने कहा इस एक्सिस से डिवाइड कर लेते हैं, इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ बिल्कुल सेम है। मैंने कहा इस वाले एक्सिस से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ बिल्कुल सेम। तो मतलब किसी भी एक्सिस से मैं जा रहा हूँ तो मुझे सेम सिमेट्री मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक रेडियल सिमेट्री है। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? रेडियल सिमेट्री। आगे बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री के अंदर 3 एग्जाम्पल आ जाते हैं अपने, ठीक है, कौन कौन से? तो रेडियल सिमेट्री के अंदर 3 फाइलम आ रहे हैं अपने, एक तो टीनोफोरा, एक तो निडेरिया, और एक आ जाते हैं अपने इकाइनोडर्मिस, ठीक है। कौन कौन आ जाते हैं? निडेरिया, एक आ जाते हैं टीनोफोरा, और एक आ जाते हैं इकाइनोडर्मिस, ठीक है। अब जैसे हमको पता है कि रटेंगे तो हम है नहीं, ठीक है, इसके लिए कुछ ट्रिक होगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने के लिए बस 3 वर्ड याद रखने हैं, क्या? CCE,
ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री कौन दिखाते हैं? CCE दिखाते हैं रेडियल सिमेट्री। CCE का मतलब टीनोफोरा, निडेरिया और इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेट मतलब स्टारफिश वाली फैमिली। ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो स्टारफिश वाली फैमिली होती है, इसके अंदर जब जो चाइल्ड होता है वो बड़ा हो जाएगा, एडल्ट स्टेज में आ जाएगा, तो वो रेडियल सिमेट्री दिखाएगा। लेकिन जब वो छोटी स्टेज में होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टारफिश इन इट्स चाइल्ड स्टेज सिमेट्री कौन से एग्जिस्ट करता है। अब अपने दिमाग में इकाइनोडर्मेट क्या दिखा रहा है? रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है, हम टिक कर देते हैं, लेकिन वहां पे ये गलत हो जाता है। ठीक है। तो लॉजिक क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं। ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हो गया कि कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ only with the longitudinal axis, longitudinal। ठीक है। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ठीक है, तो कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, किसी भी एक छोटे से ऑर्गेनिज्म का एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसकी सिमेट्री की जाए, तो अगर मैंने क्या किया, इसको इस हाफ से कट कर दिया, तो मुझे दिख रहा है नीचे क्या है? अलग सिमेट्री है, ऊपर क्या है? अलग सिमेट्री है। तो इसको मैं कह तो नहीं सकता ना सिमेट्रिकल है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये सिमेट्री इस तरीके से की ही नहीं जा सकती। क्या करूं? अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल हाफ लेके जाऊं, ये वाला हाफ, अब देखो क्या ये सिमेट्री सिमेट्री से मैच कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ठीक है। तो ये क्या है? अपनी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई, तीनों सिमेट्री के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सिमेट्री की बात हो गई अपनी, और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री की बात होगी, उसके बाद आते हैं हम जर्म लेयर पे। ठीक है। अगर जर्म लेयर की बात करूं, ठीक है, जर्म लेयर की बात करूं, तो जर्म लेयर वर्ड से मतलब क्या है हमारा? जर्म लेयर का अपना मतलब होता है कि जो बॉडी है, ठीक है, जिन लेयर से मिलके बना हुआ है, जिन लेयर से मिलके बना हुआ है, मतलब वही गेस्टेशन पीरियड चलता है। कब? प्रेगनेंसी के टाइम में 9 मंथ का। ठीक है। गेस्टुला की डेवलपमेंट होती है। तो गेस्टुला जो है वो 3 लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब वही सेम लॉजिक चलने वाला है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, उनके पास तो तीनों की तीनों अरेंजमेंट्स होने वाली है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों होने वाला है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, क्निडेरिया हो गया, सीलेंट्रेट हो गए, ठीक है, तो इन सबके पास क्या होने वाला है? इन सबके पास तीनों लेयर्स नहीं होंगी। तीनों लेयर जिनके पास नहीं होंगी, उनको मैं कहूंगा कि ये अपने डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक क्यों है? क्योंकि 2 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर तीनों लेयर प्रेजेंट है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा इन जर्म लेयर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे। तो अगर मैं जर्म लेयर पे आऊं, तो मैंने क्या कहा कि जर्म लेयर इज द लेयर ऑफ ग्लैस्टुला। germ layer is the layer of glastula from which all body parts will arise। ठीक है। हमने कहा मजा नहीं आया। ठीक है, मतलब कैसे बॉडी पार्ट अराइज हो रहे हैं, कोई एक एग्जांपल दे दो। तो हमने कहा एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, दैट हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। ठीक है।
तो हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन का मतलब क्या हो गया कि हार्ट मीजोडर्म वाली लेयर से निकला है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कुछ और एग्जांपल मिल जाए कि एक्टोडर्म से क्या निकला है, एंडोडर्म से क्या निकला है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कुछ एग्जांपल्स कर ही लेते हैं। तो पहला एक्टोडर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्टोडर्म क्या होता है सर? एक्टोडर्म का मतलब होता है कि सबसे एक्सटर्नल वाली लेयर है ना, वो एक्टोडर्म है। उसके बाद जो सेकंड लेयर आने वाली है वो मीजोडर्म है। सबसे अंदर की ओर जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम है एंडोडर्म। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखेंगे। पहले एक्टोडर्म की बात कर लेते हैं। तो एक्टोडर्म के अंदर से जो चीजें अराइज हुई है वो हुई है स्किन, नेल्स, फेदर, फेदर इन बर्ड्स। ठीक है, ह्यूमन में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, स्किन, नेल्स, फेदर, स्केल्स और नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्केल्स भी बर्ड के अंदर, ह्यूमन में स्केल नहीं। ठीक है, स्केल्स एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, दिस ऑल आर अराइज फ्रॉम द एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म होता क्या है? एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। अगर मैं एक्टोडर्म से आगे चलूं, ठीक है, अगर मैं एक्टोडर्म से आगे चलूं तो मुझे क्या दिखता है? दूसरी लेयर, कौन सी? मीजोडर्म। अगर मीजोडर्म से बात करें कि कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अराइज हुए हैं, तो मैंने कहा कि मेजर स्ट्रक्चर्स जो हैं, ठीक है, वो सब इनसे अराइज होने वाले। मेजर स्ट्रक्चर इन द सेंस मसल्स, मीजोडर्म से अराइज हुए। हार्ट, जिसकी हमने बात कर ही ली थी, मीजोडर्म से अराइज हुआ है। हार्ट ना कह के हम दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल कर ले, हम कहते सर्कुलेटरी सिस्टम इससे अराइज हुआ है, तो भी ज्यादा। ठीक है, हार्ट ना कह के हम कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ही अराइज हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम अराइज हुआ है। ठीक है, किडनीज इससे अराइज हुई। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से अराइज हुए, किडनीज अराइज हुई हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अराइज हुआ है, स्केलेटन सिस्टम अराइज हुआ है। ठीक है, तो स्केलेटन, किडनी, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें कहां से अराइज हुई हैं? अपने मीजोडर्म से अराइज हुई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना एंडोडर्म। ठीक है, एक चीज और छूट रही है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, पूछा जाता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना पूरा सिलेबस के अंदर है, तो पूछेंगे कहाँ से है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़। तो आगे बात करें एक्टोडर्म मीजोडर्म के बाद एंडोडर्म की। ठीक है, तो एंडोडर्म से बहुत कुछ खास तो अराइज नहीं होता, लेकिन इससे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अराइज होता है। ठीक है, तो जो अपना एंडोडर्म है, ठीक है, एंडोडर्म से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अराइज। तो ये हो गई बेसिक बात है कि एक्टोडर्म क्या होता है, मीजोडर्म क्या होता है, एंडोडर्म क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि अगर अगर कोई ऑर्गेनिज्म लोअर लेवल का है, जिसको मैं क्या कहने वाला हूँ, जिसको मैं कहने वाला हूँ डिप्लोब्लास्टिक, मतलब जिसके अंदर अपना जो सेकंड वाला लेयर है मीजोडर्म, वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? अब बहुत बेसिक सी बात है कि जिसके अंदर मीजोडर्म नहीं होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर मीजोडर्म नहीं होने वाला है, उसके अंदर मीजोडर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। उसके अंदर किडनीज नहीं होगा, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। उसके अंदर स्केलेटन नहीं होगा, मतलब प्रॉपर बोन सिस्टम एब्सेंट। उसके अंदर क्या कह सकते हैं, मसल्स नहीं होंगे। उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑफकोर्स कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो बस बेसिक सी चीज अगर मैं ये याद रख लूं कि मीजोडर्म से बनता क्या क्या है, और अगर मीजोडर्म ही नहीं है तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो किसके अंदर कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है वो दिमाग में रखना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कौन कौन से? ठीक है, कौन कौन से? तो मैंने कहा कि जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। ठीक है, डिप्लो समझ चुके हो? ठीक है, डायग्राम डिप्लो का। ठीक है, डिप्लो का मतलब होगा आउटर लेयर होगी। ठीक है, आउटर लेयर कौन सी? एक्टोडर्म वाली। ठीक है, और उसके बाद इनर लेयर होने वाली। ठीक है, उसके बाद इनर लेयर होने वाली। ठीक है, तो अब इस आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में क्या होगा? एक खाली स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, आउटर लेयर के बीच में और लेयर के बीच में एक खाली स्पेस प्रेजेंट होने वाली। ठीक है, यहाँ। ठीक है, तो पहली लेयर मेरी एक्टोडर्म की हो जाएगी, दूसरी लेयर मतलब सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी हो जाएगी? दूसरी वाली लेयर मेरी एंडोडर्म की हो जाएगी। ठीक है, अब जो मुझे बीच के अंदर कुछ स्पेस दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, वो एम्प्टी मेसोडर्म है। ठीक है, एम्प्टी मेसोडर्म का क्या मतलब हो गया? एम्प्टी मेसोडर्म का ये मतलब हो गया कि जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फंक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, तो हमने कहा कि इसके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है मीजोग्लिया, वो आ जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर में क्या आ जाता है? मीजोग्लिया आ जाता है। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलेंगे मीजोग्लिया, जो कि सूडो मीजोडर्म की तरह काम कर सकता है। ठीक है, एक्चुअल मीजोडर्म नहीं है, लेकिन उस जगह पे प्रेजेंट है, इसलिए सूडो मीजोडर्म। ठीक है, और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर होंगे उनको हम लोग डिप्लोप्लास्टिक कहने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? आगे आते हैं। अगर मैं ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात करूं तो उनके पास प्रॉपर 3 लेयर्स होने वाली है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये हो गया अपना थर्ड लेयर। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, मतलब सबसे आउटर वाला, इसको मैं कह दूंगा अपना एक्टोडर्म है। सेकेंड वाली जो लेयर होगी उसको मैं कह दूंगा ये अपना मीजोडर्म है। और थर्ड वाला जो लेयर हो गया सबसे इनर वाला, उसको मैं कह दूंगा एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म का मेन काम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, मीजोडर्म का और एक्टोडर्म का मेन काम हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जिनके पास ये तीन अरेंजमेंट प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे कि दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ और भी चीजें जैसे कि सीलोम की अरेंजमेंट किस टाइप की है। ठीक है, अब इसके बाद सीलोम की बात करने वाले, इसमें कोई डाउट? बोलो बोलो। ओ एंडोड, एंडोड। ठीक है, तो ये बेसिक बात है क्लियर? चलो इरेज आगे बढ़े। अब अरेंजमेंट के बाद डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर्स की अरेंजमेंट के बाद हम आगे चलते हैं किस पे? सिलोम अरेंजमेंट पे। ठीक है, अब सिलोम के हिसाब से बात की जाए, ठीक है, सिलोम के हिसाब से बात की जाए तो ऑर्गेनिजम्स को हम तीन कैटेगरी के अंदर फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी? एक तो वो जिनके पास सिलोम है ही नहीं, जिसके पास सिलोम है ही नहीं उसको हम कह देंगे कि दे आर एसिलोम। ठीक है, दूसरे वो जिनके पास सीलोम है, ठीक है, जिसके पास सीलोम है उसको हम कह देंगे सीलोमेट्स। और जिनके पास सीलोम तो नहीं है लेकिन कुछ स्कैटर्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़ा थोड़ा सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है, या सीलोम जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसको हम कह देंगे सूडो सीलोम। ठीक है, अब एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? कि सीलोमेट तो नहीं आएगा, पूछे इनका ही नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक एग्जांपल है सीलोमेट,
लगभग सारे होते हैं, कुछ को छोड़। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि जो अपने एसिलोमेट्स है वो कौन है और सूडोसिलोमेट्स है वो कौन है। तो बहुत बेसिक से दिमाग में क्या रखना है कि जो अपने हेलमिंथस वाले हैं, ठीक है, हेलमिंथस वाले ग्रुप, ये दोनों कैटेगरी मतलब एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट दिखाने वाले। तो जिसके आगे लगा होगा एस्के हेलमिंथिस, ठीक है, एस्केल हेलमिंथिस के अंदर दूसरा वाला मतलब सूडोसिलोमेट वाली कंडीशन हो, और जो दूसरे हैं कौन से, प्लेटी हेलमिंथिस, तो प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर दूसरा वाला मतलब एसिलोमेट वाली कंडीशन होगी। ठीक है, नाम के बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, ए वाले में पी वाली अरेंजमेंट, पी वाले में ए वाली अरेंजमेंट होने वाली। ठीक है, बाकी बचे हुए सब सिलोमेट थे। ठीक है सर, स्पॉन्ज का क्या हाल चाल है, क्योंकि वो तो बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने कहा हाँ वो भी ये सिलोमेट है, उनके पास भी सिलोम नहीं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो इनकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाए कि ये सीलोम है क्या जिसकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज है ये सीलोम। तो सीलोम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सीलोम होता है एक स्पेस किसके बीच में, बॉडी वॉल के बीच में और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में। ठीक है, सीलोम इट इज अ स्पेस present between body wall and digestive cavity। ठीक है, कैविटी। ठीक है, अच्छा, अब तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म कौन से, पहले तो एसिलोमेट, ये सीलोमेट्स क्या होगा, कोई सीलोम नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल कौन होंगे, प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, दूसरे वाले सूडो सिलोमेट्स। ठीक है, सूडो सिलोमेट मतलब, सूडो सिलोमेट वर्ड का क्या मतलब बनेगा कि कोई ट्रू सिलोम तो नहीं है। ठीक है, कोई ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या होगा कि बॉडी के ऊपर कुछ पार्शियल लेयर्स प्रेजेंट। ठीक है, ये पार्शियल लेयर किस चीज की होने वाली है, ये पार्शियल लेयर अपनी मीजोडर्म की होने वाली। ठीक है, नो ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट बट बॉडी कंटेन पार्शियल लेयर, ये पार्शियल पैचेस, ठीक है, ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, कुछ मीजोडर्म के पार्शियल पैचेस प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि क्या बनेगा इसका एग्जांपल, तो क्या होगा, अभी हम 2 मिनट पहले बता के निकले हुए हैं। ठीक है, क्या होगा इसका एग्जांपल, सूडोसिलोमेट का एग्जांपल है अपना एस्केल हेलमिंथस। ठीक है, एस्केल हेलमिंथस। ठीक है? तो दो बातें क्लियर कि एसिलोमेट कौन होते हैं और सूडोसिलोमेट कौन होते हैं। ठीक है, आगे आते। ठीक है, अब प्रॉपर जो सिलोमेट्स उनकी बात करने वाले। ठीक, अब अगर सिलोमेट की बात की जाए, ठीक है, सिलोमेट की अगर बात की जाए तो इनको दो और नामों से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन से, इसको हम यू सिलोमेट भी कहते हैं, ट्रू सिलोमेट भी कहते हैं, ठीक है, या सिर्फ सिलोमेट भी कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते, सिलोमेट और ट्रू सिलोमेट और यू सिलोमेट। यू वर्ड का हमें मतलब ही पता है कि इसको ट्रू वर्ड के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमने यू बैक्टीरिया के अंदर देखा था। ठीक है, यू बैक्टीरिया वर्ड का ही मतलब था कि ये क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो यू वर्ड मतलब ट्रू। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर
बॉडी कैविटी के पास एक कह सकते हैं कि कंप्लीट सराउंडिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। बॉडी कैविटी will contain a complete layer of mesoderm, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल छोड़ के जितने बच गए, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, सारे होंगे। 3 एग्जाम्पल छोड़ के पॉलीफेरा छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद एस्केल हेलमिंथेस छोड़ दो, प्लेटी हेलमिंथेस छोड़ दो, ठीक है। तो मैं कहूंगा ऑल एक्सेप्ट पॉलीफेरा, एस्केलमेंथिस एंड प्लेटीहेल्मिंथ। तो ये बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर एक ट्रू मेसोडर्म की लेयर है तो और भी कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है कि बस यही है? तो हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स मेसोडर्म की लाइनिंग है और इसके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये फिल्ड होता है एक फ्लूइड के साथ, फ्लूइड का नाम होता है वही सीलोमेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो हम एक और बात कह सकते हैं कि सीलोमेट्स आर lined by a fluid called coelomatic fluid। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम आगे। तो ये बेसिक बेसिक बातें क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिलोमेट्स के 2 वैरायटीज अगर प्रेजेंट हो तो वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा नाम मैंने सुना है, कौन से, साइजोसीलोम, ठीक है, साइजोसीलोम बहुत नाम सुना है, और एंटेरोसीलोम, ठीक है। तो 2 वैरायटीज हो सकती है सिलोम की, कौन कौन सी, एक तो होगी साइजोसीलोम, ठीक है, और दूसरी होगी एंटीरोसीलोम, ठीक है, एंटीरोसीलोम, ठीक है। साइजोसीलोम क्या है, एंटीरोसीलोम क्या है, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। साइजोसीलोम का मतलब ये होता है कि मेसोडर्म की लेयर तो आई, ठीक है, लेकिन आगे चल के मतलब डेवलपमेंट के टाइम में ये स्प्लिट होके 2 पीसेस में चलेगी, ठीक है। जब स्प्लिट होके 2 पीसेस में अरेंज हो गई, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये साइजोसीलोमेट फॉर्मेशन। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये 3 लोगों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं कि मेसोडर्म split into 2 pieces, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल 3 लोगों में मिलेगा, कौन कौन से, ए सिलो में मेट जो होते हैं अपने, कौन कौन से, सॉरी, ये एग्जाम्पल मिलेगा अपने एनलिड्स के अंदर, अर्थ्रोपोडा के अंदर और मोलस्क के, ठीक है, किसके अंदर, एनिलिड्स के अंदर, अर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है, और मोलस्क के अंदर, मोलस्क के अंदर, ठीक है। मोलस्क हमको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट किंगडम होते हैं, ठीक है, किसके बाद, अर्थ्रोपोडा के बाद, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं अपने एंटीरोसिलोम, ठीक है। तो जो एंटीरोसिलोम होते हैं यहाँ पे भी सेम वही कहानी होती है, क्या कहानी होती है कि मेसोडर्म अराइज होता है, ठीक है, किससे, हमारे एम्ब्रियोनिक लेयर से, ठीक है। मेसोडर्म अराइज फ्रॉम embryonic layer and form
सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर की हम जगह कह सकते हैं कि ग्रो आउट, ग्रो आउट, ठीक है। तो थोड़ा बाहर की ओर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर दिए जाए तो हम दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इसके अंदर तीनों फोड़ा लिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, तीनों फोड़ा। तो सिलोब के बारे में मेरे ख्याल से हमने बहुत डिटेल में बता दिया। ये जो नीचे वाली दो लाइन है ना, साइजोसिलोब एंड टीरोसिलोब, इसका बस डेफिनेशन भी दिमाग में रहे तो बहुत इनफ होता है, क्योंकि ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर, ठीक है। बहुत पहले पूछा गया था एक बार, तो इसलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमने दे दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे। सिलोम की बात करने के बाद अब आगे आते हैं हम लोग कि बॉडी के अंदर और सिस्टम जो प्रेजेंट होते हैं, और सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इन सब की अरेंजमेंट कैसी होती है, ठीक है, कौन सी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कौन सी इनडायरेक्ट होती है, ठीक है, उन सब की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो हो सकता है अपना कंप्लीट, तो दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है इनकम्प्लीट, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? कंप्लीट का बेसिक सा ये मतलब होता है कि जिसके पास दो स्ट्रक्चर्स, मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल, माउथ एंड एनस प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। लेकिन जिनके अंदर क्या होगा, जिनके अंदर सिर्फ माउथ होगा, ठीक है, और एंट्री और रिलीज होगा, ठीक है, कोई एनस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको मैं कहूंगा कि ये क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें क्लियर हो चुकी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फुल क्लियर, बहुत माउथ एंड एनस इज प्रेजेंट ओनली, माउथ इज प्रेजेंट फॉर एंट्री एंड रिलीज ऑफ फूड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आगे चलते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आगे आते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड का फ्लो कैसे हो, ठीक है। अब ब्लड फ्लो के हिसाब से बात की जाए तो दो हो सकते हैं, या तो ये किसी ट्यूब के थ्रू फॉलो करेगा, या ओपनली बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा होगा। अगर ओपनली फ्लो कर रहा होगा तो मैं कहूंगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और अगर विद किसी ट्यूब, मतलब आर्टरीज है, वेंट्रिकल्स है, ठीक है, या कोई क्लोज ट्यूब है, ठीक है, उसके भी थ्रू फ्लो कर रहे हैं, तो मैं कह दूंगा क्लोज सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर बिल्कुल सीधा फ्लो कर रहा है, मतलब बॉडी के अंदर जैसे कॉकरोच में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि ये ओपन सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है? दो टाइप का, ओपन सर्कुलेशन, ठीक है, दूसरे होते हैं अपने क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन का अगर मैं कोई एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कह दूंगा कॉकरोच हो सकता है,
ठीक है। और क्लोज का एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ह्यूमन हो सकते हैं। अब लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या कि क्या जिसके भी अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, सबके सब एक जैसी अरेंजमेंट शो करते हैं? एक जैसी अरेंजमेंट मतलब क्या, उनके जो सिस्टम्स है वो उतने ही वेल डेवलप्ड है या उनके अंदर भी कोई चेंजेस हो सकते हैं? तो हमने कहा नहीं, चेंज तो होता है। क्या चेंज होता है? मेनली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके जो हार्ट के चैम्बर्स है, ठीक है, जिनके पास ऑफ कोर्स सर्कुलेशन कंप्लीट प्रेजेंट है विद द ऑर्गन, तो जो हार्ट के चैम्बर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। मतलब किसी के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है, किसी के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है, किसी के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है। तो इस बेसिस पे अगर मुझे डिवाइड करना क्लोज सर्कुलेशन, तो कैसे कर सकते? ठीक है, इस लेवल पे अगर मुझे डिवाइड करना हो तो मैं क्या कहूँ, मैं कहूंगा कि अगर सिर्फ वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट की बात कर ली, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, कुछ कैटेगरीज होती है जैसे कि पिस्कस, ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, एव्स बर्ड की वैरायटी, और मैमल्स। ठीक है, ये कुछ क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब इन सब के अंदर जो हार्ट की अरेंजमेंट है वो कैसे? ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो फिस्कस है मतलब फिशेस है, ठीक है, उनके पास होगा 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड हार्ट। जो हमारे एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के पास होता है 3 चैम्बर्ड। ठीक है, तो इनके पास कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। जो हमारे रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। जो हमारे बर्ड्स है, एव्स, उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। और जो मैमल्स, इनके पास तो ऑफ कोर्स 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। अब मैंने कहा ठीक है, ये बातें तो क्लियर होगी, लेकिन अगर मुझे दिमाग में रखना हो कि किसके पास कितने चैम्बर्स, ठीक है, तो कैसे याद रहे? तो मैंने कहा अगर इस सबके पहले पहले वर्ड को उठा लिया जाए, ठीक है, तो एक ट्रिक बन सकती है। क्या? ये उठा लिया अगर, ये वाला, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, एक वर्ड दिख रहा है परम। ठीक है, परम वर्ड से क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, PARAM। ठीक है, तो क्या बना, फिस्कस में 2 चैम्बर्ड, अपने एम्फीबियंस में 3, रेप्टाइल में 3, एव्स में 4 4, तो 2 3 4 एक बेसिक सा अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, अच्छा, क्या इनमें कुछ एक्सेप्शन हो सकती है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। क्या कि अपना जो एक एम्फीबियन, कौन, एक एम्फीबियन है अपना, हम कह सकते हैं कि अपना क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिक बातें क्लियर हो गई, आगे चल सकते हैं। चलो, इसमें कोई डाउट? सर्कुलेशन के बाद, ठीक है, सर्कुलेशन के बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन एक डाउट रह गया। ठीक है, क्या डाउट रह गया? सर्कुलेशन करते करते हमने हाँ, तो हमने क्लियर ये नहीं किया कि किन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है, किन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो कुछ लोगों में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, जिन लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम है अपने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलहेलमिन्थेस। ठीक है, कौन कौन हो गए? पॉडीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलहेलमिन्थेस। ठीक है, अब ये जो भी है इनके अंदर होगा बिल्कुल भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, तब सर्कुलेशन एब्सेंट होगा। और बेसिक सी बात है कि सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म है, उनसे हम थोड़ा आगे 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 जा रहे हैं। ठीक है, अब अरेंजमेंट टिश्यू लेवल के तो ऑर्गन कहाँ से प्रेजेंट होगा? ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसको याद करना हो, क्योंकि एग्जाम में भूल सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं। ठीक, क्या ट्रिक हो सकती है? तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हम बना सकते हैं कि अ, चलते चलते पाया कैप। अब इस वर्ड का मतलब क्या हो गया? वर्ड का कुछ ऐसा मतलब हो गया कि जो अपने पहले दो सी, ठीक है, पहले दो सीज का मतलब हो गया सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ठीक है, उसके बाद पाया से हम प्लेटीहेलमिन्थेस ले सकते हैं। ठीक है, और ए से एस्केलहेलमिन्थेस ले सकते हैं। कैप वर्ड बड़ा अच्छा है। ठीक है, कैप वर्ड कैसे अच्छा है? सी से दिखाएगा सर्कुलेशन। ए वर्ड का मतलब हो गया अपना एब्सेंट है। ठीक है, और पी वर्ड से हम यहाँ पॉडीफेरा बना सकते हैं, कहीं और पे पॉडीफेरा ले सकते हैं। तो इस ट्रिक से क्या बनता है कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा जितने भी बच गए, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन बच गया? ठीक है, इसके अलावा बच गए हमारे हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इन सब के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्सेप्ट देम ऑल हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ऑल हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चल, अब सर्कुलेशन की बात करने के बाद हम चलते हैं आगे किस पे? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे वो वाला कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं कि सर एरोबिक किस में एनारोबिक किस में, क्योंकि एनिमल है सारे के सारे एरोबिक करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाउट ये हो सकता है कि सर जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हो? तो हमने कहा कि ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है। क्योंकि अगर वो वाटर के अंदर रह रहा है तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल हो सकते हैं। ठीक है, बुक गिल हो सकते हैं। अगर वो जमीन पे रह रहा है तो लंग्स हो सकते हैं। ठीक है, थ्रू स्किन रेस्पायर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्रॉग करते हैं। तो फ्रॉग जो हमारे रेस्पिरेशन करते हैं किसमें? थ्रू स्किन। ठीक है, किसके अंदर? फ्रॉम द वाटर सरफेस, तो हम कहते हैं क्यूटनेस रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फ्रॉग है वो अपने बुक गिल से या गिल से भी रेस्पायर करते हैं। सॉरी, जो है हमारे फ्रॉग्स है वो लंग से भी रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ह्यूमन लंग से रेस्पायर करेंगे, बर्ड्स लंग से रेस्पायर करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि पॉलीफेरा, जिनके पास तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं, तो अगर उनको रेस्पायर करना हो, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट तो है नहीं, तो कैसे रेस्पायर करें? तो इन सब के पास एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो सिस्टम क्या बोलते हैं? जैसे मैक्सिमम लोगों के पास वाटर वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऐसा कुछ प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, जो क्या करेगा, जो बॉडी सरफेस के थ्रू वाटर की एंट्री करवाएगा और उस वाटर को
बॉडी से फिर आउटर लेयर के अंदर लेके जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा कि बॉडी के अंदर वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, और जितना भी वेस्ट है CO2 है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन किनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो पहले उसकी बात कर लेते। तो इसके अंदर आ जाता है, पहले ट्रिक की बात करते, प्लान एज ए सी। अब इस वर्ड का क्या मतलब, ठीक है, इस वर्ड का मतलब ये हो गया कि पी से तो अपना पॉरीफेर है, ठीक है, पी से अपना क्या है, पॉरीफेर है, ठीक। अपने एएस से एस्केल हेलमिंथस बनते हैं, एस्केल हेलमिंथस बनते हैं, ठीक है। ए और सीसीटी, ठीक है, सी से अपने को पता है क्या है, टीनोपोरा होने वाला है और निडेरिया होने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन होने वाले, टीनोपोरा और निडेरिया, ठीक है। और ए से अपने एनालिड्स होने वाले, टीनोपोरा और निडेरिया, ठीक है। अगर एक बात बस थोड़ा और ध्यान रख लिया जाए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है लगभग सेम है, बस एक डिफरेंस है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्लेटी हेलमिंथस भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्लेटी हेलमिंथस अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो बस मैं अगर सर्कुलेटरी ही याद कर लूं और उसके अंदर से प्लेटी हेलमिंथस हटा दूं तो वो रेस्पिरेटरी का बन जाएगा, ठीक है, नई ट्रिक की जरूरत नहीं, ठीक है, बेसिक सा लॉजिक। और वही सेम बात कि एक्सेप्ट देम all have respiratory system। आगे बढ़ते, इतना क्लियर हो गया, नोट कर लिया, ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी फिर आगे। चले आगे। हम्म। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हम बात करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, सेगमेंटेशन का मतलब हो गया कि बॉडी की जो डिविजन है, ठीक है, बॉडी के ऊपर जो लेयर्स दिखाई देती है, ठीक है, वो प्रेजेंट है या नहीं। अगर बॉडी के ऊपर कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स दिखाई दे रहे तो मैं कहूंगा हाँ इनकी बॉडी प्रॉपर्ली सेगमेंटेड, ठीक है। अगर बॉडी के ऊपर जो लेयर्स है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इनकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, सेगमेंटेशन, बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स। इनके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं एक पूरी फैमिली, ठीक है, कौन सी, जिनके अंदर हमारे अर्थवॉर्म आते हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट क्या दिखाते हैं, जो कि कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन दिखाते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एनेलिडा, ठीक है। तो एनेलिडा के अंदर जो नाम है एन्यूल्स, ठीक है, एन्यूल्स का मतलब ही होता है रिंग, ठीक है, इसलिए इनको बॉडी के ऊपर मेटामर्फ या रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इस फैमिली को ही या इस फाइलम को ही हम क्या कहते हैं, एनेलिडा फैमिली कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो क्या दे दूंगा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ अर्थ, ठीक है, अर्थ वॉर्म, जो कि मेटामेरिज्म भी शो करे, ठीक है। अब सर ये मेटामेरिज्म क्या चीज,
ठीक है, ये मेटामेरिज्म क्या चीज है। तो मैं अगर बात करूं मेटामेरिज्म का, ठीक है, तो मेटामर का कुछ खास मतलब नहीं है। जब बॉडी के ऊपर कुछ सेगमेंटेड मेटामेरिक सेक्शंस दिखाई देते हैं, मतलब यही लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है, इन्हीं को हम मेटामर्स कहते हैं, और जिनके अंदर ये प्रेजेंट है वो मेटामेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, विच शो मेटामर्स और लेयर्स ऑन देयर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, ठीक। तो नोटोकॉर्ड ही एक मेन रीजन होता है जिसके कारण हमने दो सेक्शंस बनाए, कौन कौन से, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हमने कह दिया कि दे आर कॉर्डेट्स, ठीक है, और जिनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट था उसको हमने कह दिया दे आर नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, नोटोकॉर्ड होते क्या हैं, तो नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनते हैं, ठीक है, कहाँ पे, डॉर्सल रॉड लाइक मीजोडर्मली और अराइज स्ट्रक्चर, मीजोडर्मली अराइज स्ट्रक्चर फॉर्म इन vertebrates at embryonic on dorsal side of their body। काफी सारी बेसिक बातें हो चुकी है, ठीक है, अब शुरू करते हैं एग्जैक्ट बात, ठीक है, एग्जैक्ट बात मतलब अलग अलग फाइलम की डिस्कशन, ठीक है। तो पहले फाइलम की जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, पहला फाइलम अपना पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा की बात की जाए तो पॉरीफेरा को हम एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका एक डायग्राम बनाते हैं फिर आगे की बात करते हैं। सिर्फ इतनी बात करें। अब मैंने कहा कि पॉरीफेरा की बात की जाए, ठीक है, हम कौन सा बना रहे हैं, हम साइकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक, साइकॉन का example। तो जब भी हम किसी भी फाइलम की बात करेंगे तो वहां पे हम कुछ भी नहीं रटने वाले हैं, ठीक है, सारी चीजें पुरानी चलने वाली है, बस हम दो तीन नए बातों को डालेंगे। तो जो जो पुरानी बातें, ठीक है, पहले हम उनको लिख लेते हैं, नई बातें फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पुरानी बातें मतलब कि इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन क्या, तो हमने कहा कि सबसे बेसिक होते, ठीक है, सबसे बेसिक होते मतलब सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, ठीक है, क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, ठीक है। सिलोम है या नहीं है, ठीक है, सिलोम है या नहीं, हमने कहा नहीं, ए सिलोम। तीसरी बात, मेटामर है या नहीं, ठीक है, हमने कहा कोई सेगमेंटेशन। चौथी बात, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं, तो हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
सब कुछ एब्सेंट। ठीक है, पांचवी बात, ठीक, सेगमेंटेशन कैसे है, सॉरी, बॉडी की डिवीजन कैसी है, सिमेट्री कैसी, ठीक है। तो सिमेट्री की बात कीजिए, तो हमने कहा सिमेट्री इनकी कैसी होगी, एसिमेट्रिकल, ठीक है, किसी भी एक्सिस से कहां से कट कर लोगे, ठीक है। अब एग्जांपल के ये दिख रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ कि सर सेंटर से काट दो, सिमेट्री दिख तो रही है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल के लिए बनाया, इनका कोई खास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है, किसी भी एक्सिस में ग्रो कर सकते हैं, एक फिक्स एक्सिस नहीं, ठीक है, इसमें तो सेंटर से कट किया जा सकता है, लेकिन जो अगला ग्रो करेगा वो इसी एक्सिस में ग्रो हो, कोई गारंटी नहीं, ठीक है, अपने एक्सिस से अपने हिसाब से ग्रो करते हैं, ठीक है, एक आगे ग्रो कर सकता है, एक टर्न में ग्रो कर सकता है, किसी और एक्सिस में ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी सिमेट्री क्या हो गई, एसिमेट्रिकल हो, ठीक है, ठीक। अब हमने कहा कि डाइजेशन करते हैं क्या, ठीक है, डाइजेशन तो करते हैं, लेकिन कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, ठीक है, तो क्या कहा, अब ऑफ कोर्स डाइजेशन नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एब्सेंट। अभी तक हमने मेन टॉपिक से एक भी बात नहीं की है, ये तो जस्ट पुराना पढ़ के आए भाई, रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आधा खत्म हो चुका है, ठीक। आगे 7, अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करने के बाद लास्ट में रिप्रोडक्शन की बात, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या अराइज होता है, मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ना इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, मतलब फूड कहीं से तो एंटर हो रहा होगा, ठीक। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, फूड की एंट्री तो होती है, कहाँ से, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि इनकी बॉडी के अंदर दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है ऑस्टिया और दूसरा होता है ऑस्कुलम, ठीक है, कहाँ होते हैं ये प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट, कहाँ पे, इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट, ठीक है, इन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया, इन सब, इन सब को हम कहते हैं ऑस्टिया। अब इन ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, जितना भी वाटर होता है वो इनकी बॉडी में एंटर कर, बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर फूड एंटर करते ही, ठीक है, इनके पास कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कि दे हैव कोनेकोसाइट्स या कॉलर्स, ठीक है, जैसे ही वाटर घुसा यहाँ इनके पास एक सेल प्रेजेंट, ठीक है, कौन से, कोनेकोसाइट, तो इनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कोनेकोसाइट, कोनेकोसाइट करता क्या है, ठीक है, कोनेकोसाइट या कॉलर सेल न्यूट्रिशन लेने में ऑफ कोर्स मेजर रोल प्ले करेगा, तो इनको हम नाम देते हैं, क्या है इनका नाम, कोनेकोसाइट, ठीक है, या कॉलर सेल, ठीक है, तो कोनेकोसाइट या कॉलर सेल से जैसे ही ये एंटर करेगा फूड की प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन इन द सेंस कि उस पानी से जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा, जो भी छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनसे न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हो, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो वो यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, तो ये जो एग्जिट वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो रास्ता है इसको हम कहते हैं ऑस्कुल, क्या कहते हैं, ऑस्कुल। लेकिन ये तो हो गया कि ये लोग फूड कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, अगर कोई इनको खाना चाहे तो क्या इनके पास कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है कि नहीं, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल डिफेंस मैकेनिज्म इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या होती है, तो इनके पास होता कुछ ऐसा है कि कुछ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स, ठीक है, जो कि इनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, जो इनको किसी भी टाइप के प्रे से प्रोटेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्पिक्यूल्स, ठीक, अच्छा, और अगर स्पिक्यूल्स है, बोनी अरेंजमेंट है, सब कुछ ठीक,
लेकिन क्या जो बॉडी की आउटर लेयर किसी सेल वॉल से बनी है, किसी बोन सिस्टम से बनी है, या सिंपली जस्ट कह सकते हैं कि एक स्किन की लेयर है, क्योंकि सिर्फ स्किन की लेयर है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको मूवमेंट करने के लिए अपनी पूरी मसल्स का यूज करना पड़ेगा। तो क्या इनके सेल वॉल में कुछ बोनी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट होता? तो हमने कहा नहीं, एक सिस्टम तो होता है, क्या कि इनका जो बॉडी है, ठीक है, वो सपोर्ट होता है किसके साथ, स्पॉन्जिन फाइबर के साथ, ठीक है, किसके साथ सपोर्ट होता है, स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर के साथ, ठीक है। तो ये जो लेयर्स, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर के साथ सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें क्लियर हो गई। अब जितना भी हमने पढ़ा, ये स्पिक्यूल्स क्या है, कोनेकोसाइट क्या है, स्केलेटन क्या है, ठीक है, इन सब की थोड़ी बहुत बातें जो है उनको लिख लिया जाए, ठीक। तो क्या बातें की हमने, ठीक, तो हमने कहा कि द एंट्री ऑफ फूड occur with the help of ostia, ठीक है, and some collar cells और कोनेकोसाइट, ठीक है, कोनेकोसाइट आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। अब कोनेकोसाइट और कॉलर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूरे वाटर के थ्रू ही सारा सिस्टम कर, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि दे हैव अ प्रॉपर वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर वस्कुलर सिस्टम क्यों, क्योंकि ये जितनी भी कमियां थी इनके अंदर, रेस्पिरेशन की, सर्कुलेशन की, डाइजेशन की, वो सब पानी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव प्रॉपर वाटर वस्कुलर सिस्टम। प्रॉपर वाटर वस्कुलर सिस्टम का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे कुछ ऐसा होगा कि जो वाटर है, ठीक है, इनकी बॉडी से अब रिलीज होगा, ठीक है, और जो रिलीज होगा वो किसके थ्रू होगा, ठीक है, तो रिलीज होगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, ठीक है, क्या बात, कि इनकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर क्या मतलब है, डाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही होता है। कहने का ये मतलब है कि डाइजेशन के लिए, ठीक है, क्या कोई पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज हो रहा है, या कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, या बॉडी के टिश्यूज ये सारा काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा काम कौन कर रहा है, इनके बॉडी के टिश्यूज कर रहे हैं, सेलुलर लेवल पे ये काम हो रहा है, ठीक है, कि कोनेकोसाइट्स एक पर्टिकुलर सेल्स के साथ में ये काम कर रहे हैं। तो अगर ये सारा काम सेलुलर लेवल पे हो रहा है ना, तो हम कहते हैं कि डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ठीक है। अगर विद द हेल्प ऑफ माउथ होता, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनल होता, कुछ स्पेसिफिक टाइप का एसिड रिलीज हो जाता, ठीक है, तो उस कंडीशन में है हम कहते हैं कि जो डाइजेशन है वो कैसा हो रहा है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, लेकिन इस केस में डाइजेशन कैसा है, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई, अब इनको लिख भी देते हैं, ठीक है। क्या बात की हमने कि डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर एंड वाटर रिलीज या वेस्ट रिलीज थ्रू, किससे रिलीज होता है, ऑस्कुलम से, वेस्ट रिलीज थ्रू ऑस्कुलम, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दो वर्ड की मीनिंग लिखनी जरूरी है,
ठीक है, कौन कौन से वर्ड कि सर ये इंट्रा सेलुलर क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर मीन्स breakdown of complex food particles into simplest form with the help of cells, ठीक है, या हम कह सकते हैं इंटरनल सेलुलर सिस्टम, ठीक है, ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन साइटो, या विद द हेल्प ऑफ सिस्टम प्रेजेंट इन साइटो। इतनी बातें क्लियर हो गई इंट्रासेलुलर मींस, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर कौन शो करता है, अपने पॉलीफेरेंस जो है वो इंट्रासेलुलर दिखाता है। अगर मैं पूछूं एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वो भी लिख ही लेते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स digestion of complex particle into simplest form with the help of with the help of some mechanism some mechanism और एंजाइम्स, ठीक है। तो जब डाइजेशन हो किसी मैकेनिज्म के थ्रू या किसी एंजाइम के थ्रू, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। और जब डाइजेशन हो विद द हेल्प ऑफ सेल, ठीक है, मतलब उसके इनसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाए तो वो हो गया इंट्रा सेलुलर, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो इनके रिप्रोडक्शन की बात कर, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीकों से हो सकता है, या तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है या तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। अब इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीकों से होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज both asexual एंड सेक्सुअल, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ठीक है, एसेक्सुअल जो होता है वो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो सेक्सुअल होता है वो होता है बाय स्पोर, ठीक है, स्पोर या कह सकते हैं हम गैम्यूल की हेल्प से, ठीक है, गैमीट कह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से गैमीट हो सकते हैं, ठीक है, वही सेम एग और स्पर्म, ठीक, एग एंड स्पर्म, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो और स्पर्म है वो रिलीज कौन कर रहे हैं इन द सेंस, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, जिनसे थ्रू वाटर आने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने ऐसा कोई पर्टिकुलर फ्लावर वगैरह रिलीज नहीं किया है, ठीक है, तो पॉलिनेशन वगैरह चीज तो नहीं होने जा रही है, ठीक है। तो जो इनके अंदर गेमीट का ट्रांसफर होगा, मतलब स्पर्म का जो आगे ट्रांसफर होने वाला है किसके तक, ओवा तक, ओवम तक, ठीक है,
वो कैसे होगा? तो हमने कहा कि कोई जरूरत होती नहीं, क्यों? बिकॉज दे आर मोनोशियस और हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, कैसे होते हैं? दे आर हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है, या मोनोशियस, मतलब both मेल एंड फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात की जाए कि जब रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब जो फर्टिलाइजेशन होगी वो किस टाइप की होगी? मतलब इंटरनल होगी कि एक्सटर्नल होने वाली? ठीक है, तो मैंने कहा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होने वाली, ठीक है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाली, ठीक है। जब मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, तो इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब है कि थ्रू लार्वल स्टेजेस डेवलपमेंट होने वाली, ठीक है। कैसे होने वाली है? थ्रू लार्वा स्टेजेस, ठीक है। अब यहाँ लार्वा स्टेजेस जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? अपने पॉलीफेरा के अंदर, ठीक है। वो कौन कौन से? तो दो लार्वास प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं पेरेनकाइमुला और दूसरा होता है एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। कौन कौन से? बाय पेरेनकाइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, इसको नोट कर लो फिर आगे चल, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। लास्ट बात जो हम कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो हमने कहा कि सारा का सारा सिस्टम किसके अंदर है? पानी के अंदर प्रेजेंट होने वाला है। तो बेसिक सी बात है कि मरीन तो होने वाले, ठीक है। मरीन ही क्यों? क्योंकि मेनली सी वाटर में मिलने वाले हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में इनके बारे में हमने सुना नहीं, तो दे आर मोस्टली मरीन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात हम कर सकते हैं, ठीक है, कि इनको जब इनकी बॉडी की डेथ हो जाती है तो इनके बॉडी को कुछ शादियों में फ्लावर बास्केट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। इनकी बॉडी से वो फ्लावर बास्केट बनते हैं। इसलिए कुछ स्पेशल टाइप के जो पॉलीफेरेंस होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जो स्पॉन्ज होते हैं, उनको हम लोग एक नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि सम पॉलीफेरास आर ऑल्सो कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? कोई डाउट अभी तक में? एक और फ्रेंड, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने पे ओवर करते हैं, ठीक है। एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। हाँ, सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। तीन टाइप की ऑर्गेनिजम्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी? सेलुलर लेवल की हो गई थी, ठीक है, टिश्यू लेवल की हो गई थी, और ऑर्गन लेवल की हो गई थी, ठीक है। ठीक है, रहने दे रहने दे, कोई दिक्कत। हाँ, दूसरी बात करते हैं सिमिट्री, ठीक है। सिमिट्री में हमने बात की तीन टाइप की सिमिट्री होती है। कौन कौन सी? एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायसिमेट्रिकल, ठीक है। बायसिमेट्रिकल या मैं कह सकता था बाइलेटरल, ठीक है। हमने इसके एग्जांपल्स दिए। रेडियल क्या मतलब होता है और बायलेटरल का मतलब क्या होता है?
एसिमेट्रिकल का एग्जांपल कोई मतलब नहीं, मतलब जिसको किसी भी एक्सिस में डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। एग्जांपल अगर देना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। अब इसको अगर मैं कट कर भी दूं तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है, तो कोई सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये एसिमेट्रिकल, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता, ठीक है, तो आगे मुझे दिखा कि जर्म लेयर क्या होती है। हमने कहा जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट है इनके अंदर अलग अलग टाइप की वो जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। अब एक्टोडर्म कौन सी है, मेसोडर्म कौन सी है, एंडोडर्म कौन सी है, और उनसे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं उसकी बात की हमने, ठीक है। उसके बाद हमने बताया एक्टोडर्म क्या होती है, मेसोडर्म क्या होती है और एंडोडर्म होती है। और जहाँ पे जो हमारी मेसोडर्म की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है वहां पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है मीसोग्लिया, ठीक है। आगे चले तो हमने बताया कि जो सीलोमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सीलोमेट्स में हमने कहा कि दो टाइप के सीलोमेट हो सकते हैं, कौन से, एक तो साइजोसीलोम और दूसरे होते हैं एंटीरोसीलोम, ठीक है। साइजोसीलोम में कुछ खास नहीं था, जो उनकी बॉडी थी मेसोडर्म वो दो पीसेस में फ्रेगमेंट हो गई थी, दो पीसेस में टूट चुकी थी। जो कि एंटीरोसीलोम था वो डेवलपमेंट होने के बाद थोड़ी आउटवर्ड की ओर आ जाती, ठीक है। इसके बाद हमने बात की एसिलोमेट क्या होते हैं और सूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं। हमने कहा बिल्कुल ऑपोजिट रखना है अरेंजमेंट, ठीक है। एसिलोमेट मतलब अपने प्लेटीहेल्मिन्थिस होने वाले हैं और सूडोसिलोमेट मतलब अपने एस्केल हेल्मिन्थिस होने वाले हैं, ठीक है। हेल्मिन्थिस वर्ड याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बढ़े हम, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो दो तरीके का हो सकता था, या तो कंप्लीट या तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी हमने सेम कहा दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ एग्जांपल दिए थे कि कितने चैम्बर हो सकते हैं, जिसका ट्रिक था, ठीक है, जिसका ट्रिक था परम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े हम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कई सारे एग्जांपल दिए कि जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था। आगे हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो किनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है वो यहाँ पे देखा, ठीक है। हमने बेसिक सी बात की कि अगर प्लेटीहेल्मिन्थिस हटा दो तो वही पुराना एग्जांपल है, ठीक है। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी इंटरनली और आउटरली मतलब बाहर के लेयर से इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। उससे कुछ एग्जांपल्स दिए, उसी को हमने कहा कि जो बॉडी के ऊपर लेयर्स प्रेजेंट है उसको मेटामर भी कहते हैं, और जो बॉडी के ऊपर सेगमेंटेशन दिखाते हैं वो मेटामेरिज्म दिखाते हैं, ठीक है, और इसी टर्म को मेटामर कहते हैं। आगे हमने कहा नोटोकॉर्ड, तो हमने कहा रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आ जाता है, और जिनके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रेजेंट होता है उसको कॉर्डेट कहते हैं, जिनके पास प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। अब बेसिक सी बात है कि अगर वो आगे परसिस्ट करता है तो फिर वो डिफरेंट टाइप के बन जाते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट बन जाते हैं, और अलग अलग टाइप के वर्टिब्रेट की आगे एग्जाम्पल्स आ जाती है, जैसे यूरोकॉर्डेट आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे। अब हमने शुरू किया सबसे पहले अपने पॉलीफेरा के बारे में, ठीक है, पॉलीफेरा फाइलम के बारे में। पॉलीफेरा को हम एक और नाम देते हैं, हम इसको स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। इसके में हमने कहा कि बहुत ज्यादा रटेंगे नहीं, पुरानी बातें जो थी वो सारी रिकैप कर ली कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सीलोम कैसा है, मेटामर कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, सिमेट्री कैसी है, डाइजेशन कैसा है। उसके बाद जस्ट एक्स्ट्रा बातें करनी शुरू की, और हमने क्या कहा, हमने कहा कि इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोनेकोसाइट या कॉलर सेल, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इनके पास एक स्पेशल वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, जो कि इनकी सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करता है, ठीक है। एयर की एंट्री, गैसेस एक्सचेंज, सारे काम यही करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़े तो हमने कुछ और एग्जांपल्स दिए कि इंट्रासेलुलर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होते हैं, और इनके अंदर जो अपना रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो बस इसी के साथ खत्म करते हैं।